हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स कॉर्नर पर। वेलकम टू द स्टूडेंट्स कॉर्नर। हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये आप लोग के साइंस में 10th चैप्टर जो कि लाइट है उसमें थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो होप आप सभी लोगों को पिछले वीडियोस पसंद आए होंगे। रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले रिफ्लेक्शन जरूर पढ़ें। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में डिफरेंस आता है। जैसे कि मान लो एयर जो कि रेयरर मीडियम है, अगर वहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर जो कि स्लाइटली डेंसर मीडियम है। तो बच्चों जब लाइट रे एयर से, जहां पर उसकी स्पीड ज्यादा थी, एयर से निकल करके सेकेंड मीडियम वाटर में जाएगी जहां उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, मतलब अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं, आप लोग की स्क्रीन पर जो डायग्राम होगा उसमें आप लोग देख पाओगे कि ये मीडियम हमारा एयर है और यहाँ पर से कोई लाइट रे अगर इंसिडेंट होती है और दूसरे मीडियम जो कि वाटर था वहां जाती है तो उसकी स्पीड कम होती है। स्पीड कम होने की वजह से उसको एक्चुअल में ऐसा जाना चाहिए था, बट वो अपने पाथ से डिफर करके स्लाइटली नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है बच्चों। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि इसकी बेसिक जो डेफिनेशन है, जो बेसिक डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन में हमने देखा था कि जब कोई लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट करती थी तो स्ट्राइक करने के बाद फिर उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती थी। लेकिन रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो दूसरे मीडियम में इंटर कर जाती है बच्चों। देखो जैसे यहाँ पर हमने इस बाउंड्री वॉल लिया, ये बच्चों क्या है हमारी बाउंड्री वॉल, ठीक है। इस पर 90 डिग्री से बनने वाली लाइन, इमेजिनरी लाइन जो कि नॉर्मल होती है बच्चों, ठीक है, ये हमारा मीडियम 1 है, इसको हमने एयर मान लिया। एंड ये जो दूसरा मीडियम था इसको हमने वाटर मान लिया। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो एयर है वो रेयरर मीडियम होता है और जो वाटर है वो डेंसर मीडियम होता है। ऐसा क्यों? जो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लाइट की स्पीड है वो एयर में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर में स्लाइटली कम स्पीड होती है, ठीक है बच्चों। इसलिए जो वाटर है वो स्लाइटली डेंसर है एज कंपेयर टू एयर, एंड एयर इज रेयरर मीडियम। एंड अगर बच्चों सॉलिड की बात करेंगे या ग्लास की बात करेंगे तो वो वाटर से भी ज़्यादा डेंसर होता है क्योंकि वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट और कम हो जाती है बच्चों, ठीक है। अगर अब देखो हम देखते हैं कि यहाँ कोई लाइट सोर्स से कोई एक लाइट रे इंसिडेंट होते हुए आई, ठीक है। कोई एक लाइट सोर्स था जिससे कोई लाइट रे आई और वो इंसिडेंट हुई इस तरह से इस बाउंड्री पर, इस पॉइंट पर। अब रिफ्लेक्शन में क्या था बच्चों, ये फिर से उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाती थी। बट अगर रिफ्रैक्शन की बात करें तो होगा क्या बच्चों, ये दूसरे मीडियम में चली जाएगी। अब देखो इंसिडेंट रे इस तरह से आ रही थी तो इसको इस तरह जाना चाहिए था भाई। इसका जो पाथ था उसके अकॉर्डिंग इस रे को सामने जाना चाहिए था। बट क्योंकि यहाँ पर स्पीड ज़्यादा थी और लाइट की स्पीड वाटर में कम थी, इसलिए ये स्लाइटली अपने पाथ से डिफर कर गई। एक्चुअल में हमें ये शिफ्टेड नज़र आती है, ठीक है। जाना ऐसे चाहिए था बट वो इस तरह से यहाँ पर आई रिफ्रैक्ट होकर के, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है बच्चों। सो देखो क्या हुआ कि इस तरह कोई इंसिडेंट रे यहाँ पर आकर के स्ट्राइक की और आफ्टर स्ट्राइकिंग ये दूसरे मीडियम में एंटर कर गई। दूसरा मीडियम बच्चों वाटर था जो कि डेंसर मीडियम था रेयर से, तो इसको इस तरह से अपना पाथ फॉलो करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है तो बच्चों वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गई, डिफ्लेक्ट हो करके इस नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। देखो जाना ऐसे था बट वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ठीक है। और ये जो इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है बच्चों, उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं।
एंड ये जो रिफ्रैक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनाती है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। ओके, तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं। हमने समझ लिया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। सो द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट in going from one medium to another is called refraction of light. The phenomena of change in path, ये path change हुआ ना बच्चों, ऐसे जाना था पर ऐसे हुआ। In going from one medium to another, in going from one medium to another medium is called the refraction of light. Hope आप लोगों को समझ आ रहा होगा। सो दस देखो फिर से देखते हैं। दस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। देखो बच्चों, ये लाइट ऐसे जाना था बट ये बेंड हो गई, ये इस तरह से इतना बेंड हो गई बच्चों। सो बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ से बेंड हो गई ऑन एंटरिंग इनटू अनदर मीडियम। तो इस मीडियम से इस मीडियम में एंटर करने पर ये अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो करके नॉर्मल की तरफ आ गई। अच्छा, अब बच्चों अगर मान लो इसको हम डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ लेकर जाते या रिफ्रैक्ट करवाते तो क्या होता बच्चों? देखो, रेयरर से डेंसर में लाए तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गई। अगर बच्चों हम इस डेंसर मीडियम से उल्टा ले जाकर के रेयरर की साइड लेकर जाते तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती, वो नॉर्मल से दूर हट जाती, क्योंकि डेंसर में स्पीड कम थी और यहाँ जाने के बाद उसकी स्पीड बढ़ जाती, इसलिए वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती। होप आप लोगों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करेंगे इस पर। तो अब हम लोगों ने डेफिनेशन की बात कर ली थी, थोड़ा सा एक पॉइंट हम और देखेंगे कि हमने जब रिफ्लेक्शन पढ़ा तो स्टूडेंट्स हमने देखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल आता था। लेकिन इस केस में ज़रा खुद देखो, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, इस पाथ को इस तरह ट्रेवल करना चाहिए था, लेकिन ये अपने पाथ से बेंड हो गया, इतना बेंड होकर नॉर्मल की साइड झुक गया, तो ये एंगल में डिफरेंस क्रिएट होगा। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, वो एंगल इक्वल तो नहीं रहेगा ना। सो इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिस विल बी नेवर इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस। एंगल ऑफ इंसिडेंस से कभी भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं आएगा बच्चों। इफ देयर विल बी चेंज इन मीडियम, अगर कोई दो अलग अलग मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है तो कभी भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल नहीं आ सकता। अब बच्चों इस केस में जो हमारा डायग्राम है, हमने देखा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो ऑब्वियस सी बात है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ऐसा जाना चाहिए था। अगर ये ऐसा जाता तो ये इक्वल आना चाहिए था, लेकिन ये बेंड हो गया, मतलब इतना जो एंगल था वो कम हो गया बच्चों। सो ये एंगल इससे कम ही आएगा। सो हियर एंगल R इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या दिखा रहा है बच्चों? ये इंडिकेट कर रहा है कि रे जो है वो बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे नहीं गई। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम आया, इसका मतलब बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जो यहाँ पर हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ लिया। हम लोग पढ़ेंगे अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप लोग जानते हैं कि भाई रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ लिए क्या होता है। जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बच्चों डिफरेंट मीडियम्स में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है। ठीक है, सो अब हम लोग समझेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। सो आप लोगों के पास जो डायग्राम मैंने पहले बनाया था आप उससे रिलेट कर सकते हैं। हम रफली आइडिया लेने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे, आप लोग पुराने डायग्राम को रिलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये नॉर्मल हुआ करता था एंड लाइट से इस टाइप से कोई एक इंसिडेंस, एक लाइट रे इंसिडेंट हुआ करती थी इस पॉइंट पर, एंड आफ्टर इसको इस तरीके से जाना चाहिए था, बट आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कुछ इस तरह से चली जाती थी। अगर ये मीडियम आपका वाटर होता था तो, यानी ये डेंसर मीडियम होता था तब, वाटर विच इज डेंसर मीडियम, और ये एयर विच इज रेयरर और ये डेंसर।
तो ये एयर रेयरर मीडियम है और वाटर डेंसर मीडियम है। सो देखो यहाँ पर अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती थी तो उसे इस तरह से यहाँ पर जाना चाहिए था, लेकिन वो रिफ्रैक्शन की वजह से अपने पाथ से शिफ्ट होकर इस नॉर्मल की तरफ झुक जाती थी। ठीक है, सो देखो अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये आपका नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और नॉर्मल के साथ जो ये रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो देखो अब हम लॉज की बात करें तो फॉलोइंग आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो यही हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का भी पहला लॉ था, और इसी तरह से कुछ हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी पहला लॉ है, जो कि आप लोग इजीली जानते हैं, आराम से याद रख सकते हैं। बस वहाँ पर करती थी और यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन था और ये रिफ्रैक्शन है। सो पहला लॉ हम सभी को इजीली अंडरस्टूड है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब बच्चों मैं समझा चुका हूँ। सेकेंड लॉ क्या होता है बच्चों, देखो इसका सेकेंड लॉ उससे अलग है। उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल हुआ करते थे, बट यहाँ पर ये इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, इसको इस तरह जाना चाहिए था, तब तो ये इक्वल आता, लेकिन ये अपने पाथ से डिफेक्ट होकर के नॉर्मल की साइड आ गया, तो बच्चों ये एंगल कम हुआ ना, तो इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा कम होगा। सो देखो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के और इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच के साइन का रेशियो कांस्टेंट रहेगा बच्चों। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी, इनका जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और बच्चों इस लॉ को देने वाले जो थे वो स्नेल्स थे। स्नेल्स का लॉ भी कहते हैं हम इसको। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ये स्नेल्स चाचा का लॉ भी है, ठीक है। स्नेल्स नाम के कोई चाचा हुआ करते थे और उन्होंने ये लॉ दिया, ठीक है बच्चों। सो दिस इज कॉल्ड द स्नेल्स लॉ। हाँ बच्चों, अब हम लोगों ने रिफ्रैक्शन क्या होता है वो पढ़ लिया, उसके बाद रिफ्रैक्शन का लॉ पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्पल्स क्या होते हैं रिफ्रैक्शन। यहाँ पर रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, या फिर यहाँ पर जो फिनोमेना हो रहा है वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो बच्चों उसको देखने के लिए हम कुछ फिनोमेनास हैं जो हमने ऑब्जर्व किए कि जो कि रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहे थे। कि हम लोग कई बार देखते हैं कि जब पानी से भरे हुए टब में हम कोई पत्थर या फिर कॉइन, सिक्का, 1 रुपए का, 2 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, तो हम लोग देखते हैं कि जब हम कोई कॉइन या फिर स्टोन पानी से भरे हुए किसी बर्तन में या फिर पानी से भरे हुए किसी टब में रख देते हैं, तो एक्चुअल में वो जहाँ दिखना चाहिए था वहाँ से थोड़ा डिस्प्लेस्ड होकर के हमें दिखता है, वहाँ से थोड़ा ऊंचा दिखता है हमें, या फिर थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है। वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे जहाँ एक्चुअल में उसे होना चाहिए था वो हमें वहाँ पर नहीं दिखाई देता। देखो आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हो, पानी से भरे हुए किसी टब में किसी कॉइन को या फिर किसी स्टोन को, पत्थर को हम लोग रख दें तो वो अपने एग्जैक्ट जहाँ पर उसे दिखना चाहिए था उस एक्चुअल पोजीशन पे ना दिख करके हमें डिस्प्लेस दिखता है। सो बच्चों ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। और हम देख सकते हैं कि जब हम पेंसिल को किसी ग्लास में, पानी से भरे हुए ग्लास में डालते हैं, तो वो जहाँ एग्जैक्ट पोजीशन पे हमें पेंसिल दिखनी चाहिए थी उससे थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड दिखती है हमें। सो बच्चों पेंसिल हमें क्या होती है, अपनी जगह से थोड़ा खिसकी हुई या थोड़ा ऊपर की ओर नज़र आती है। ये जो फिनोमेना है ये रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। ये जो शिफ्टिंग ऑफ पेंसिल है या फिर जो हमें थोड़ी सी अपने जगह से डिस्प्लेस्ड दिखती है, वो बच्चों फिनोमेना जो होता है वो रिफ्रैक्शन की ही वजह से दिखता है। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। द स्टोन एट द बॉटम ऑफ द वाटर टब अपीयर टू बी रेज्ड। स्टोन हमें अपनी जगह से उठा हुआ या थोड़ी सा डिस्प्लेस्ड दिखता है। तो ये क्यों होता है बच्चों? रिफ्रैक्शन की वजह से।
फिर हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो अ फिश केप्ट इन एक्वेरियम अपीयर टू बी बिगर इन साइज। जब किसी फिश को हम एक्वेरियम में रखते हैं तो क्योंकि वो ग्लास का एक्वेरियम मीडियम पार करके जाता है, वो हमें अपनी जगह से या अपनी साइज से हमें फिश थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती है बच्चों। सो थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे हम, अ पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। मतलब जब हम किसी पानी से भरे हुए ग्लास में किसी पेंसिल को इमर्स करते हैं, डुबाते हैं, तो जहाँ एक्चुअल पोजीशन पर वो पेंसिल होनी चाहिए थी वहाँ से थोड़ी सी डिस्प्लेस्ड इमेज हमें दिखाई देती है बच्चों। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं जहाँ पर रिफ्रैक्शन वर्क करता है। आप लोग ईजिली अब आप लोग पहचान सकते हैं कि रिफ्रैक्शन कहाँ पर काम कर रहा है। सो बच्चों, हम लोगों ने रिफ्रैक्शन क्या होता है वो पढ़ लिया, हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लिए, फिर हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लिए। सो इस तरह से आपका पूरा रिफ्रैक्शन का जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया। सो बच्चों, होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, आप लोगों ने इसे एंजॉय किया है, तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।